हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये लो समझ लो YouTube चैनल BA यानी ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है और इससे बेहतर तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों देख ही लीजिए, ये मेरा पहला एपिसोड है भूगोल का यानी जियोग्राफी का पहला एपिसोड है। और जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जियोग्राफी लिए हुए हैं, भूगोल सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है और जितने भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चन को कराएंगे एक एक एपिसोड में। पहला एपिसोड में 20 क्वेश्चन 25 रहेगा और दूसरे एपिसोड में इस प्रकार से धीरे धीरे करके हम 1000 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए हुए भी ना पूरा देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपका उसको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा और अपने तैयारी को आप अच्छी तरह बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो बताना है। ऑप्शन ए जलवायु विज्ञान, ऑप्शन बी समुद्र विज्ञान, ऑप्शन सी भू आकृति विज्ञान और ऑप्शन डी नगरीय भूगोल। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नगरीय भूगोल। देखिए, नगरीय भूगोल यानी ये नगर से संबंधित है। ये भौतिक यानी प्राकृतिक के द्वारा इसको बनाया नहीं गया। ये जलवायु विज्ञान ये भौतिक भूगोल है। समुद्र का जो अध्ययन किया जाता है वो समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। तो भू आकृति विज्ञान जो जमीन का अध्ययन किया जाता है वो भू आकृति विज्ञान के द्वारा अध्ययन किया जाता है, इसको बोला जाता है पेडोलॉजी। दोस्तों, ये भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत ये नगरीय भूगोल नहीं है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि मान लिया ये एक इंडिया का मैप है। ऐसे थोड़ी देर के लिए इसको मान लिया इंडिया का मैप है, ठीक है। इधर क्या होता है, अरब सागर होता है, उधर क्या होता है, बंगाल की खाड़ी होती है। कोई भी नदियाँ होगी, कोई भी समुद्र होगा, तो यहीं पे आके सभी सब बंगाल की या तो बंगाल खाड़ी में मिलती है या तो फिर अरब सागर में मिलती हैं। तो जो भी प्रकृति की देन है वो किसके अंतर्गत आएगा? जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू आकृति यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत है। और जो नगर है ये आदमियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बसाया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? भौगोलिक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो याद रखेंगे आप, राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग कई वर्षों से लगातार पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से 60 करोड़ वर्ष पूर्व कौन सा युग था? तो बताना है। तो कौन सा युग था? प्रथम। 60 करोड़ युग वर्ष पहले कौन सा युग था? प्रथम युग था। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 करोड़ वर्ष पहले पहला युग की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। भूगर्भिक समय सारणी का नवीनतम शक कौन सा है? बताना सभी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधुनिक युग। भूगर्भिक समय सारणी का नवीनतम शक कौन सा है? आधुनिक युग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं, सभी छात्र को जानना भी चाहिए कि प्रत्येक पेपर का मेरा पहला जो पेपर होता है प्रथम प्रश्न पत्र वो ऑब्जेक्टिव होता है यानी ऑप्शनल होता है, और जो सेकंड पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है यानी थ्योरेटिकल होता है, उसमें लिखना होता है। तो पहले पेपर के अंतर्गत जितने भी MCQ यानी मॉक टेस्ट या कह लीजिए आप जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम इस पर कराएंगे, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा सेकेंड पेपर का उसको हम बोर्ड पर कराएंगे। तो इसलिए चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है? गैसों, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से उत्पन्न हुई है, लेकिन इसको सुझाव किसने दिया उस वैज्ञानिक का नाम हमें बताना है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑटोमिस्ट। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? सभी को पता होना चाहिए पृथ्वी की आयु कितने वर्ष हो चुकी है, इसका निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग नहीं लगाना है आपको। कार्बन डेटिंग से जो होता है
पेड़ों की आयु यानी जीवाश्मों की आयु ज्ञात किया जाता है। जैसे हड़प्पा खुदाई में बहुत पुरानी हड्डियाँ निकली हैं, और या फिर किसी जंगल में खुदाई हो रही है तो वहाँ बहुत सारे अवशेष पाए जाते हैं, या फिर किसी पेड़ की कटाई करने के बाद उसको पता लगाया जाता है कि ये कितने वर्ष का हो गया है पेड़, तो ये कार्बन डेटिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन जो पृथ्वी का आकलन किया जाता है, पृथ्वी का आकलन उसे यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु की परिकलन में नहीं किया जाता? तो बताना है सभी को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकर्षण बल यानी पृथ्वी का आकर्षण बल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट देखते हैं। जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, और उनसे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है हम सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, आप वीडियो पर बने रहिए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? इससे पहले क्या हुई थी कि पृथ्वी बहुत ठंडी थी, और ये किससे ढकी हुई थी? बर्फ से ढकी हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्लायोसीन युग में। तो राइट आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे। डायनासोर जो विलुप्त हो चुका है, अब इसको बताना है कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। ये बहुत लगभग सभी जीवों में सबसे बड़ा जीव है डायनासोर, और बहुत उत्पादी जीव है, बहुत लोगों को मारता था। तो ये अब धीरे धीरे इसकी प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गई। इसको रेड डाटा बुक के अंतर्गत रख दिया गया। तो बताना है कितने वर्ष पहले था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, 5 करोड़ वर्ष पूर्व। 5 करोड़ वर्ष पूर्व ये इसका कार्यकाल था, यानी 5 करोड़ वर्ष पूर्व पहले था ये। आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य कहाँ है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। ऐसा माना जाता है कि 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व ही पृथ्वी पर जो जीवन उत्पत्ति हुई थी, मानव का जीवन, मनुष्य का जीवन, ये 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व ही हुआ है। इसके पहले मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं थे, सब जीव जंतु थे, ऐसा माना जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट देखिए, किसी चीज़ के विषय में पूर्ण नॉलेज नहीं हो सकता है, करेक्ट रीडिंग नहीं मिल सकती है, सिर्फ परिकल्पना के आधार पर उसका कुछ आसपास के तौर पर बताया जा सकता है। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट देखते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? सभी को पता होना चाहिए किसने किया था? कोपर्निकस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोपर्निकस वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया, भौगोलिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जो सूर्य है, सूर्य जो है हमारे सौर मंडल के केंद्र है और पृथ्वी क्या करती है? उसकी परिक्रमा करती है, यानी सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है। किसमें? एक दीर्घवृत्ताकार में। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, एक किसी ने कहा था कोटेशन कि मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति करके दिखलाऊंगा। और ये कथन किसने कहा? सभी को पता होना चाहिए ये कथन किसने कहा? ए कांट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। केवल इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, ऑटोमेटिक आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और अगर प्रथम प्रश्न में आपने 100 में से 60% या 80% मार्क ले लिया तो बहुत ही अच्छे नंबर हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल नहीं है? सभी को पता होना चाहिए, फ्लोरिडा जो है ये सौर मंडल नहीं है। ये फ्लोरिडा है क्या? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जो दक्षिणी पूर्व में स्थित है। तो ये क्या है? सौर मंडल का ग्रह नहीं है। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बृहस्पति और शनि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बृहस्पति और शनि। सभी याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर
दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब? 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 21 जून को। कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की बात कर दें। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है तो वो भी 21 जून को होता है, ये याद रखना। जितने भी मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ उन सारी चीज़ों को याद रखना, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्रकृत उपग्रह अथवा चंद्र हैं? या उपग्रह कह लीजिए या चंद्र कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रह भी काफ़ी हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह। उसके बाद आता है शनि आता है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए ये मंगल के विषय में कह रहा है। किसके विषय में? मंगल के विषय में। यहाँ कहा गया है कि लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य। अगर हमारे सौरमंडल में कोई ग्रह है जो पृथ्वी के समान है तो वो सिर्फ कौन सा ग्रह है? मंगल। देखिए इस पर हमेशा रिसर्च चलता रहता है। ये इसरो के द्वारा या फिर आप कह लीजिए किसी भी मंगल परीक्षण जब होता रहता है तो ये मंगल ग्रह पर ही होता है। कोई भी परीक्षण किया जाता है तो मंगल ग्रह पर ही होता है। अब मंगल ग्रह पर परीक्षण क्यों किया जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि इसमें कई वर्ष पूर्व या कभी भी इसमें लोगों का जीवन संभव रहा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वातावरण पृथ्वी के वातावरण से मिल रहा है, यहाँ लोग रह सकते हैं। तो इसलिए इस पर हमेशा रिसर्च होते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, याद रखना। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? इस ग्रह का नाम बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर सी यानी शुक्र। आपका क्रम थोड़ा बदल गया है, नीचे डी होना चाहिए, ऊपर सी होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये सी जो दिया है शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र भी पृथ्वी के समान है, दोनों की साइज भी लगभग थोड़ा समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और अगर पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह को पूछता है तो उसको भी शुक्र कहा जाता है। देखिए शुक्र के विषय में कई चीज़ें आपको याद रखना है। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। और सबसे चमकीला तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा याद रखेंगे। और एक बात ये भी बता दे रहे हैं कि शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। देखिए ब्लू मून, अब इसके विषय में अच्छे से हम समझाएंगे। ब्लू मून परिघटना होती क्या है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब राइट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। ऐसा माना जाता है कि जब एक माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तो दूसरे पूर्णिमा को जो रात को चांद निकलता है उसे ही ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। एक माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तो अगर वो दूसरे पूर्णिमा में जो रात को चांद निकलता है उसी को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तो लगभग दोस्तों 150 150 गुणे 10 की पावर 6 किलोमीटर इतना है, याद रखेंगे आप। 150 गुणे 10 की पावर 6 किलोमीटर। आगे देखते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन घटित होता है? सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिमा के दिन। देखिए पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया होती क्या है, ध्यान से समझिए। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य की छाया पृथ्वी को ढक लेती है, पृथ्वी को ढक लेती है यानी सूर्य के पीछे पृथ्वी पड़ जाती है, तो क्या होता है? यानी चंद्र ग्रहण सूर्य की ढक लेती है तो चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी की छाया में पड़ जाता है और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया होती है। और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी
तीनों एक सीध में हो जाते हैं, एक सीध में हो जाते हैं, तब क्या होती है, चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया होती है। किस दिन होती है, ये पूर्णिमा के दिन होती है। याद रखेंगे आप सभी, ये किस दिन होती है, पूर्णिमा के दिन होती है। आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें आपको क्रम लगाना है। अवरोही, अवरोही मतलब क्या होता है समझ लीजिए, घटते हुए क्रम, और जो आरोही होता है वो बढ़ते हुए क्रम। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताइए। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, जो आकार के हिसाब से पूछा जा रहा है। अगर उसमें ग्रहों के हिसाब से पूछा जाए, ये ग्रह हैं सारे, कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। तो आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ऐसे आप क्या करेंगे कि अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में लगाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। उपग्रहों की संख्या के आधार पर सौर मंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। देखिए शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को आप नोट करके रखिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी गए हैं, अभी आप एडमिशन ले रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को नोट करके रखिए। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। सभी को बताना अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे अच्छा, सबसे बड़े तारे को क्या कहते हैं, सबसे बड़े तारे को कहा जाता है VY मंजलिस मोजोरिस, VY मंजलिस मोजोरिस, ये इसको बोला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। देखिए वामावर्त क्या होता है और दक्षिणावर्त क्या होता है। एक इसको मैं समझाऊंगा ऐसे। एक मान लीजिए एक क्लॉक है, ये क्या है, एक घड़ी है। वामावर्त, अगर वामावर्त कहे तो घड़ी की चलने के विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, इस प्रकार चलती है। और वामावर्त की बात करता है तो यानी घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, इधर से हम चलेंगे, इधर से। देखिए ये घड़ी, ये दक्षिणावर्त है, ये वामावर्त है। तो याद रखेंगे कि वामावर्त में घड़ी के चलने के उल्टा की दिशा में चलेंगे, और दक्षिणावर्त चलेंगे तो घड़ी के चलने की दिशा में चलेंगे। याद रहेगा। अब कह रहा है सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते, यानी मान लीजिए ये सूर्य है तो इसके चारों ओर वामावर्त ये घूम रही है, ये वाला रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र और वरुण, शुक्र और अरुण, सॉरी, शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के यानी सूर्य के वामावर्त घूमते हैं। याद रहेगा। आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी चैनल को लाइक नहीं किया है, यानी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा अगर आपके अंदर दया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, सभी को आना चाहिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुध और शुक्र। क्या हो जाएगा, बुध और शुक्र। इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर आपसे सूर्य से सबसे निकट ग्रह पूछा जाता है तो बुध को बोलेंगे, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह को पूछा जाता है तो शुक्र को बोलेंगे, और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।